नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत सोशियोलॉजी में समाज शास्त्र का जो एक पार्ट है आपका सामाजिक विकास और परिवर्तन वाला, अर्थात कि सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट वाला जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के कुछ सेशन बेसिकली हमने इसी प्लेटफॉर्म पर लिए हैं। डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आज इस वाले सब्जेक्ट के ऐसे प्रश्न आपको देने जा रहा हूं जो आपकी 2024 की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिन दोस्तों के 30 तारीख को या 30 के बाद में जिनका पेपर है, किसी का 30 मई को है, किसी का 7 जून को पेपर है और आगे भी पेपर होने वाले हैं, तो जिनका भी अभी पेपर आ चुके हैं तो बेशक तरीके से बिल्कुल निश्चित होकर के दोस्तों इन प्रश्नों की तैयारी में जुड़ जाइए। ये 15 प्रश्न मैं आपको आज देने वाला हूं। इन 15 प्रश्नों के उत्तरों को ये मान लीजिए घोल करके पी जाइए। अगर ये 15 प्रश्न आपने इनकी तैयारी बेहतर तरीके से कर ली ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पेपर अभी तक के पेपर सबसे बेहतर जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी करे। 15 प्रश्न कौन कौन से होंगे, मैं थोड़ा स्पीड से उन सभी 15 प्रश्नों को डिस्कस करवाने वाला हूं। ये 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके पास आपकी किसी भी पुस्तक में मिल जाएंगी, चाहे वो कोई सी भी सीरीज हो, किसी पब्लिकेशन की सीरीज हो या कोई बुक हो, हर एक में आपको इन 15 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बस थोड़ी सी आपको मेहनत जरूर करनी होगी। ये 15 प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके लाया हूं। 100-150 प्रश्नों में से मात्र 15 प्रश्न छाट के लाया हूं। इन 15 प्रश्नों की तैयारी आपको कॉन्सेप्ट वाइज करनी है और कैसे करना है, कैसे इसके आंसर निकालना है, वो मैं सेशन के लास्ट में बताने वाला हूं। तो ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं डायरेक्टली अपने सेशन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न, समाज शास्त्र के सबसे इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न, उनमें से पहला प्रश्न होगा आपका सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, अर्थात कि सामाजिक परिवर्तन एक्चुअल में क्या है, सोशल चेंज क्या होता है, इसकी अवधारणा आपको बतानी है। अथवा में इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ आपको बेहतर तरीके से याद करना है, समझना है, साथ ही साथ में इसकी परिभाषा को भी देखना है। उसके अलावा इसकी विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या होती है। तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, छोटा सा सेशन होगा 10 से 12 मिनट का, है ना। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है हमारे उनको डिस्कस कर लेंगे, तो आपका पूरे जो डाउट है ना, जो डाउट बनते बीच में आप आंसर नहीं निकाल पाते, वो डाउट यही खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान सुनिएगा, इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, बेसिकली देखिए इसकी अवधारणा और अर्थ, तो ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसमें एक बात और ऐड कर देंगे, आप क्या ऐड कर देंगे, परिभाषा को। तो सामाजिक परिवर्तन की जिस किसी विद्वान ने परिभाषा दी है, एक या दो का नाम याद कर लीजिए, उनकी परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये हो गया। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को भी इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस को भी इसमें ऐड कर दीजिए। कुल मिलाकर के 4 कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है आपका। अब मान लेते हैं कि आपकी पुस्तक या सीरीज में हूबहू यही प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है, प्रश्न अलग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। करना क्या है आपको कि आपको इस टॉपिक पर जाना है। टॉपिक पर जाने के बाद में सबसे पहले तो यह ढूंढिए कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ कहां पर दिया गया है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ मिल जाएगा, वहीं से आपका ये अवधारणा और सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में उसी पार्ट में, उसी भाग में ढूंढिए कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं कहां पर दी गई है। 7 से 8 पॉइंट उसके याद कर लीजिए। इसके बाद इसकी प्रक्रिया अलग का अलग कॉन्सेप्ट है, वहां पर दिया गया, तो प्रक्रिया वाले कॉन्सेप्ट को ढूंढ लिए। तो आपको अगर एक साथ पूरा प्रश्न आपके सीरीज में या बुक में नहीं मिल रहा हो, तो कॉन्सेप्ट वाइज इसको तैयार कीजिए। पुस्तक में नहीं, सीरीज में। सीरीज भी अगर आपके पास में ना हो, या पुस्तक या सीरीज में अगर इस प्रकार कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहे हो, तो आपके पास में मोबाइल है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी में गूगल कर लीजिए। गूगल पे टाइप कर देंगे तो आपको वहां पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हाथों से लिख ले, वो सुविधा है आपके पास में, तो स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट निकला ले। बात समझ आ रही ना। चलिए तो अगला प्रश्न लेते हैं। हर प्रश्न की तैयारी इसी तरह से करना है। आइए अगला प्रश्न होगा इसका कि उद् विकास से आप क्या समझते हैं। उद् विकास, तो ये उद् विकास आपकी मेन टर्म हो जाती है। अब इसके इर्द गिर्द आपको किस किस की तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो उद् विकास का अर्थ क्या होता है, आपको अर्थ ढूंढना है इसका। ठीक है ना, अर्थ निकाल लीजिए। इसके बाद में उद् विकास की प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया को देख लीजिए। ठीक है, तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अथवा में है कि सामाजिक उद् विकास क्या है। तो देखिए कभी कभी कंफ्यूजन आपको कैसे बन जाती है कि कभी उद् विकास आपने पढ़ा है और एग्जाम में सामाजिक उद् विकास
को लेकर के प्रश्न आ गया, कंफ्यूज हो गए आप लोग, तो ये नहीं होना है। उद्विकास या सामाजिक उद्विकास लगभग दोनों एक जैसी ही टर्म है। उद्विकास का पहले अर्थ समझिए, उसके बाद तुरंत बाद में सामाजिक उद्विकास के टर्म पर चले जाइए, उसको पढ़िए, दोनों में माइनर सा डिफरेंस होगा, उसको समझ लिया, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है ना। और इस सामाजिक उद्विकास की अवस्थाएं और कुछ नहीं बल्कि प्रक्रिया ही होती है। क्लियर है। तो उद्विकास का क्या अर्थ है, उद्विकास और सामाजिक उद्विकास का अर्थ क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, दैट्स ऑल, आपका काम बन जाएगा। बात समझ आई ना। सेकंड हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है पश्चिमीकरण। क्या है पश्चिमीकरण, ये आपकी मेन टर्म है। पश्चिमीकरण का अर्थ अर्थात कि इसकी अवधारणा क्या है स्पष्ट करना है, सिंपल सा प्रश्न है। अथवा में है पश्चिमीकरण की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं को बताइए। तो अब देखिए यहां पर कितना सिंपल सा प्रश्न है। एक पश्चिमीकरण का अर्थ आपसे पूछा गया है, उसके बाद में इसकी परिभाषा आपसे पूछी गई है और आखिरी में इसकी विशेषता पूछी गई है। इस प्रश्न में 3 टर्म है, तीनों टर्म आपको कहां नहीं मिलेगी बताइए आप, किसी भी पुस्तक में मिल जाएगी, मिलेगी ना। बस थोड़ा सा आपको देखिए अपना खुद का माइंड तो लगाना पड़ेगा ना, थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि पूरा पकी पकाया मैं आप लोगों को आप सामने परोस दूं और आप, है ना। तो अगर आप पकी पकाया मिल भी जाता है ना तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी हैबिट बन जाती है। तो ऐसा गलती से मत कीजिए। जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं उसके उत्तर जब आप सर्च करोगे ना तो सर्च करते करते ही इसके आधे उत्तर तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको याद करने की। प्रश्न रटा जाएंगे, प्रश्न की एक एक टर्म आपसे रटा जाएगी कि जब उसका आंसर ढूंढोगे ना तो प्रश्न भली भांति याद हो जाएगा। और एग्जाम की सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी होती है कि हमें प्रश्न ही समझ में नहीं आता। और जब आप अच्छे से प्रश्न को बार बार रिपीट कर लोगे ना तो एग्जाम में समस्या आने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पश्चिमीकरण की ही तरह है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या होता है इसको समझाना है। इसके बाद में देखिए अथवा में भी सेम प्रश्न पूछ लिया गया है, औद्योगिकरण से क्या आशय है। तो आशय और अवधारणा दोनों एक ही होगी। समाज पर औद्योगिकरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है ये बताना है आपको। बात समझ आई। लेकिन इसमें एक टर्म एडिशनली और जोड़ लीजिएगा, औद्योगिकरण की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा किसने दी है? परिभाषा हर टर्म की आपको कम से कम एटलीस्ट एक तो बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है ना। एक परिभाषा तो आपको सबके साथ चिपकाना ही चिपकाना है। जहां पर भी दीर्घ प्रकृति के प्रश्नोत्तरों की बात आती है ना तो आपको अर्थ के साथ में परिभाषा चिपकानी ही है। अगर अच्छे नंबर चाहते हैं तो सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं चाहते, अच्छे नंबरों की प्राप्ति चाहते तो परिभाषा आपको चिपकानी पड़ेगी हर एक प्रश्न के उत्तर के साथ में। बात समझ आ रही ना। तो इसमें सिर्फ 3 टर्म, औद्योगिकरण क्या होता है, दूसरा औद्योगिकरण के परिभाषा, तीसरा औद्योगिकरण के प्रभाव किस पर, समाज पर। औद्योगिकरण जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, हर एक राष्ट्र चाहता है कि उसका औद्योगिकरण का विकास हो, बढ़े, तो उस औद्योगिकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तो उस प्रभाव में भी हम दोनों पक्ष बताएंगे, नकारात्मक पक्ष भी और सकारात्मक पक्ष भी। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाना है, या वैश्वीकरण का अर्थ क्या है और वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव क्या है। देखिए दोनों प्रश्न सेम हो गए ना आपके। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 दोनों बिल्कुल टर्म सेम है, बस चेंज क्या है कि पहले में औद्योगिकरण पूछा गया है, दूसरे में वैश्वीकरण पूछा गया है। वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण की परिभाषा और वैश्वीकरण का समाज पर प्रभाव, वही नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव। बात समझ आ रही। चलिए तो प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोलता है सूचना क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्या है सूचना क्रांति? सूचना क्रांति से आप क्या समझते हैं और इस सूचना क्रांति का क्या प्रभाव देखा गया है समाज पर। सिंपल सा। तो सूचना क्रांति का अर्थ क्या समझते हैं, अर्थ, इसमें एक बात आप जोड़ेंगे, परिभाषा को जोड़ देंगे, परिभाषा, ठीक है ना, परिभाषा जोड़ दी आपने। उसके बाद में सूचना क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रभाव। अच्छा 1 मिनट के लिए मैं आपको एक बात और अनाउंस करना चाहता हूं दोस्तों, आज से मैं ये सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर वाली क्लासेस प्रारंभ कर चुका हूं। आपके एग्जाम से 8 से 10 दिन पहले मैं हर एक मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, जिनके एग्जाम 30 मई के बाद स्टार्ट हो रहे हैं या 30 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मिल जाएगा। मैं कंटिन्यूअसली कल या परसों में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है ना, जिसमें अभी तक पेपर जिसके नहीं हुए हैं।
तो सेकेंड ईयर के सारे जितने भी पहले, हालांकि मैं मॉडल पेपर डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन 2024 के लिए मैं स्पेशली आपको हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देने वाला हूं। इसी प्रकार से मॉडल क्वेश्चन दूंगा, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 15 या किसी में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएंगे मेरी क्लासेस में, 20 से ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो 15 से 20 क्वेश्चन में आपको हर सब्जेक्ट में प्रोवाइड करूंगा, बस उनकी तैयारी में अब भिड़ जाइए। जितना भी अभी आज तक आपने पढ़ा है ना वो सब ठीक है, लेकिन अब आपको जरूरत है इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन लगाने की, एग्जाम नजदीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत दमदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा। सामाजिक आंदोलन की अवधारणा क्या है इसे बताना है। अथवा में है सामाजिक आंदोलन की परिभाषा। देखिए सिंपल सी टर्म है, कुछ भी उलझन वाली नहीं है, सिंपल है। सामाजिक आंदोलन क्या होता है ये समझा दिया आपने। उसकी परिभाषा तो किसी न किसी विद्वान ने तो उसके बारे में बोला ही होगा। जब भी आप किसी किताब से या सीरीज में जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पर उसके अर्थ के जस्ट नीचे आपको किसी न किसी विद्वान के द्वारा सामाजिक आंदोलन पे बोले हुए कुछ शब्द मिल जाएंगे, वही उसकी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है ना। सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं, ये आपकी थर्ड अर्थात की तीसरी टर्म हो जाती है। तो सामाजिक आंदोलन की अवधारणा अर्थात की अर्थ हो गया, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, और उसके बाद में होगा आपका सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। तो यहां तक आपसे 3 टर्म पूछ ली गई है और मेन टर्म क्या है आपकी सामाजिक आंदोलन। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद में ये सेम दिख रहा है आपको, अथवा में ये सेम दिख रहा है, सामाजिक आंदोलन का अर्थ सेम है। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन की सहायक दशाओं को समझाइए, सहायक दशाओं को, ठीक है ना। सहायक दशाओं को कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसकी महत्व क्या हो सकते हैं, महत्व क्या अर्थात कि समाज पर इस प्रकार के क्या बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। सामाजिक आंदोलन के समाज पर ऐसे कौन से हम सकारात्मक प्रभावों को देख रहे हैं, वही इसकी सहायक दशाएं हो जाएंगी। इज इट क्लियर। चलिए कमेंट करके बताते रहिएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक विकास के एक अभिकरण के रूप में राज्य की विवेचना कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और 100% इस बार भी आने वाला है। और सिर्फ इसकी तारीफ कर रहा हूं मतलब ये मत समझिएगा कि यही इंपॉर्टेंट है। यार सोचिए ना, 100 से 150 प्रश्नों में से मात्र 15 प्रश्न निकाल कर लाना, 100 में से 10% क्वेश्चन लेकर आया हूं मात्र में, तो कितनी रिसर्च के बाद में प्रश्न निकाले होंगे। और इन हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न एक भी इग्नोर करने लायक नहीं है। तो चलिए सामाजिक विकास के एक अभिकरण के रूप में, किसके रूप में, समाज के विकास के अभिकरण के रूप में राज्य की विवेचना कीजिए। अर्थात इसका सिंपल शब्दों में अगर इसको मैं इसकी व्याख्या करूं तो कहूंगा कि राज्य एक ऐसी इकाई है जो समाज के विकास के लिए निरंतर कार्यरत रहता है, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि सामाजिक विकास के एक अभिकरण के रूप में, मतलब एक साधन के रूप में राज्य क्या है इसकी विवेचना करनी है। दूसरे अर्थात की अथवा में कहा गया है राज्य और विकास में संबंध बताइए। तो राज्य और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक है। राज्य की स्थापना क्यों होती है, समाज के विकास के लिए, एग्जैक्टली, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, उपभोक्तावाद की अवधारणा क्या है समझाइए। उपभोक्तावाद की अवधारणा, उपभोक्तावाद क्या होता है इसकी अवधारणा बतानी है। अथवा में है उपभोक्तावाद से क्या आशय है, दोनों सेम है। उपभोक्तावाद के समाज पर प्रभाव, देखिए सिंपल टर्म एकदम, उपभोगी समाज की अवधारणा समझाइए। अब यहां पर भी आपसे 3 टर्म आपके लिए है। उपभोक्तावाद क्या होता है, फर्स्ट उपभोक्तावाद क्या होता है, उपभोक्तावाद की परिभाषा आपको यहां पर ऐड करनी है, ठीक है। उपभोक्तावाद की परिभाषा ऐड करनी है। ओके ठीक है। चलिए उपभोक्तावाद का अर्थ बताना है, उसके बाद इसमें आपको परिभाषा ऐड करनी है, उपभोक्तावाद की परिभाषा ऐड करनी है, डेफिनेशन ऐड करनी है, ठीक है ना, परिभाषा। उसके बाद में उपभोक्तावाद के समाज पर प्रभाव बताने हैं आपको। और इसके अलावा उपभोगी समाज क्या होती है इसका अर्थ बताना है। कुल मिलाकर के आपसे यहां पर भी 4 टर्म आपसे इस प्रश्न में पूछी जा सकती है ना। चलिए
5-6 प्रश्न और बचे हैं, उनको डिस्कस कर ले। उसके बाद में मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना चाहिए। और यकीन मानिएगा, अगर आपने इस सेशन में सीख लिया ना कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, तो आप चाहे किसी भी स्तर के स्टूडेंट हो, आप हर प्रश्न का आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। जो आपके पास किताब है, नहीं मिल पा रहा हो तो कैसे मिलेगा ये बताऊंगा, फिर भी नहीं मिल रहा हो तो भी कैसा मिलेगा ये भी बताऊंगा। क्लियर है ना? चलिए, प्रश्न नंबर 10 है सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास एकदम सिंपल सी और जो है ना ऐसी टर्म है जो लॉजिकली भी है, जिनको लॉजिक के माध्यम से भी ट्रीट किया जा सकता है एग्जाम में। अगर आप सटीक इसकी विवेचना नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो भी इनके आंसर आप इजीली कर पाएंगे। डिफिकल्ट नहीं है, और चूंकि सब्जेक्ट ही आपका सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास का अर्थ, दोनों सेम टर्म हो चुकी है आपकी। सतत विकास की विशेषताएं बतानी है और यहां पर सतत विकास के लक्ष्य बताना है। सेम 4 टर्म पूछी गई है। सतत विकास का अर्थ, सतत विकास की परिभाषा को ऐड कर लेना है इसमें, सतत विकास की विशेषताएं क्या है और इसके लक्ष्य क्या होंगे, ये 4 टर्म आपसे इस प्रश्न में पूछी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, एक ही प्रश्न, जितनी टर्म बता रहा हूं ना, लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्नों में सिर्फ एक टर्म पूछी जाएगी, और दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में इस 4 टर्म से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैक्सिमम अगर पूछा भी जाता है तो 2 या 3 टर्म मात्र आपसे पूछी जाती है दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में भी, लेकिन मैं एक टर्म एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं हर प्रश्न में, ताकि आपका क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता है, गारंटी है मेरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है विकास का पर्यावरण पर प्रभाव। अब देखिए यार, विकास का और औद्योगिकरण दोनों सेम टर्म हो गई, मिलती जुलती टर्म है भाई। औद्योगिकरण का जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट मिलेगा आपको, वो इस प्रश्न में यूज कर सकते हो आप लोग, अगर आपने पूरी ईमानदारी से स्टडी की है तो, है ना। तो विकास का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ रहा है ये बताना है। विकास का पर्यावरण निहित प्रभाव बताइए। सेम प्रश्न है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम कंटेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है नियोजन से आप क्या समझते हैं। नियोजन, नियोजन का अर्थ बताना है। नियोजन के उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर के नियोजन जो है हमारे समाज के लिए, देश के लिए आवश्यक बन चुका है। नियोजन को परिभाषित कीजिए, परिभाषा पूछ ली गई है। नियोजन का महत्व क्या है, नियोजन के प्रकार क्या है। क्या क्या पूछा गया आपसे, 5 टर्म, कौन कौन सी। नियोजन का अर्थ, नियोजन की परिभाषा, उद्देश्य, महत्व और प्रकार। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है सामाजिक नीति से आप क्या समझते हैं। सामाजिक नीति और सामाजिक नीति की आवश्यकता बताइए, अथवा है सामाजिक नीति की अवधारणा क्या है। सेम है, 2 टर्म मात्र है। सामाजिक नीति आपको समझानी है, साथ में इसके आवश्यकता को बतानी है। सामाजिक नीति की परिभाषा को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। क्लियर, ओके। 2 प्रश्न लास्ट बचे हैं। नेक्स्ट वन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा समझाइए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों को बताइए। ठीक है ना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ऐड करेंगे आप इसमें, डेफिनेशन ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद इसके उद्देश्य, 3 टर्म हो चुकी है। बाद में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और योगदान की समीक्षा करनी है आपको, इसकी प्रोसेस बतानी है, और इस समाज को इसके क्या योगदान रहे हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग प्रश्न बहुत छोटा दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन छोटा नहीं है ये, यकीन मानिए बहुत बड़ा प्रश्न है। आप चाहे तो 20 पेज भर सकते हैं एक ही प्रश्न में, नीति आयोग पर ही। क्लियर है। तो ये 15 प्रश्न मेरी ओर से आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए एक भेंट समझिए, और ये ऐसी भेंट है जो बहुत प्यारे नंबर दिलाने में आपका सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले हैं ये 15 प्रश्न, है ना। तो यकीन मानिए, और आपने जितना पढ़ा है ना, मैं बोलता हूं समय है आपके पास, सबका रिवीजन लगाइए। मैं शॉर्ट में कभी नहीं जाता, कभी शॉर्ट रास्ता अपनाता ही नहीं हूं। हमेशा मेरी क्लास को देखिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे तो मेरी क्लासेस को देखिए। हर क्लास में डिटेल में पढ़ाना ही पसंद करता हूं, लेकिन मॉडल पेपर में आपको दे रहा हूं 15 प्रश्न, और ये 15 प्रश्न जितने इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए कोई कॉन्सेप्ट, मतलब देखिए यार, जितना पढ़ा है ना
अब सबको समेटने का वक्त आ चुका है। सबको एक साथ लाइए, जितना कंटेंट आपने पढ़ा सबको एक साथ ले आइए। और जितनी भी टर्म मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया इन प्रश्नों के 15 प्रश्नों के माध्यम से, इतने कंटेंट है आपके पूरे सब्जेक्ट के कोने कोने से इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सबको समेट कर एक जगह लाकर खड़ा कर देगा। जब सबके एक साथ रिवीजन लगाओगे आप लोग, आपका सब्जेक्ट अपने आप उठ खड़ा होगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न की तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी है और पूरी ईमानदारी के साथ में करनी है। इसमें कुछ भी लापरवाही नहीं करनी है। 2 दिन कम से कम इस मॉडल पेपर के इन 15 प्रश्नों को दीजिए पूरी ईमानदारी के साथ में। पूरी उम्मीद से बोल रहा हूं, हर एक प्रश्न पर बहुत अच्छे नंबर आप लोग लेकर आओगे एग्जाम में। और कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो अभी तक कुछ भी वो पुस्तक खोल भी नहीं पाया है, तो भी आप इन 15 प्रश्नों की तैयारी में आज से ही भिड़ जाइए, आज से जुट जाइए। 15 प्रश्नों की तैयारी आप करना कैसे, देखिए क्वेश्चन निकालना कैसे, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। मेरा काम था आपको लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना, सो मैं आपको दे चुका हूं। अब इसके आंसर कैसे निकलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट तो निकाल लेते, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं मानसिक रूप से गरीब भी है बेचारे, जो नहीं निकाल पाते हैं। पुस्तक होने के पास, उनके पास किताब है, फिर भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है। थोड़ी सी टर्म चेंज हो जाती है, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते सर मिल ही नहीं रहा है। सुनिए, और कुछ स्टूडेंट, कुछ विद्वान स्टूडेंट तो ऐसे भी है जो क्वेश्चन मैंने दिया सेम टू सेम ढूंढेंगे। किसी में लिखा होगा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा और उनकी किताब में मिल जाएगा सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये तो अलग अलग है। तो उनके लिए मैं एक तरीका बताता हूं, सुनिए। सबसे पहले आपको ये इग्नोर करना चाहिए कि मेरा प्रश्न क्या है, पूरा प्रश्न किस भाषा में लिखा हुआ है। उस पूरी इमारत को मत, माफ कीजिएगा, इबारत को मत पढ़िए, पूरे क्वेश्चन को मत पढ़िए। उस प्रश्न की टर्म क्या है, उस टर्म पर फोकस कीजिए और उस टर्म को अपनी पुस्तक में ढूंढने की कोशिश करें और इजीली वो टर्म आपको मिल जाएगी। कुछ दूसरे शब्दों के साथ मिलेगी, लेकिन वो टर्म आपको मिल जाएगी। और उस टर्म को ही मार्क कर ले पेंसिल से, और जब आपको रिवीजन लगाना होगा ना, तो आपको उसी टर्म को पढ़ना है, इसके अलावा बाहर से का कुछ भी नहीं पढ़ना है। और हो सकता है किसी के पास किताब ना हो, पुस्तक ना हो, तो क्या करना है, मोबाइल आप सभी के पास में है, कोई मोबाइल पर देख रहा है, कोई टीवी पर देख रहा है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर पर देख रहा है। तो सभी से मेरा आग्रह है, आप लोग तभी देख पा रहे हैं जब आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है ना। तो इंटरनेट है तो आपके पास में संभवतः गूगल की फैसिलिटी भी होगी। तो गूगल पर आप अपने कॉन्सेप्ट को डालिए, आपको पूरे 4 से 5 और बहुत सारी वेबसाइटों पर आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिल जाएगा। जो भी आपको सही लगे, पढ़ने में आसान लगे, इजी लगे, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या अगर कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो कॉपी पेस्ट करके और अपनी एक फाइल तैयार कर लीजिए। मोबाइल पर देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके माध्यम से रिवीजन लगाइए। व्यवस्था है आपके पास तो उसका प्रिंट आउट निकला लीजिए। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी मेहनत करके और अपनी एक नोट्स तैयार करनी होगी, जो इजीली कर पाओगे, कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। मेरे ख्याल से अब तक आप ये बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि आपको एग्जाम प्रश्नों का जो है आंसर निकालना कैसे है और कैसे निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से इसको निकाल करके और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आप सभी को जिनके एग्जाम चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और कोशिश कीजिए मैक्सिमम की, है ना, मिनिमम में रह, या थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करें। बीए के स्टूडेंट आप लोग मैक्सिमम कर सकते हो, है ना, कोशिश कीजिए, बिल्कुल कर पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। मेहनत मैं कर तो रहा हूं आप लोगों के लिए, बस थोड़ा आप लोग मेरे साथ टाइम दीजिए, इजीली कर पाओगे आप और बहुत बेहतर कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में। और अगला मॉडल पेपर होने वाला है आपका प्रमुख राजनीतिक चिंतकों वाला, जो कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर है आपका। तो उस पर भी जल्दी क्लासेस हमारी आएगी, कल या परसों में आपको मैं उसका मॉडल पेपर दे दूंगा। वो सेकेंड ईयर के बहुत सारे छात्र मेरे हिस्ट्री के लिए वेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बीच में रोक रखी है हिस्ट्री को, तो उसको भी मैं 1-2 दिन के अंदर ही उसको कंटिन्यू कर देंगे उसको फिर से, और मॉडल पेपर भी उसका मैं जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।